हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। तो चलो आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 350 से ज़्यादा पेटेंट बनाने वाले शख्स के बारे में जानना चाहते हैं? क्या डायनामाइट के पीछे कौन है जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये परफेक्ट वीडियो है। इस वीडियो से कौन कौन सीखेगा? इंजीनियर, बिजनेस में दिलचस्पी रखने वाले, हिस्टोरियन, जो भी बायोग्राफी को पसंद करते हैं। यह वीडियो अल्फ्रेड नोबेल के जीवन पर, उनके इन्वेंशन के बारे में बताया है। उनके निजी जीवन के अलावा अगर आप हिस्ट्री के सबसे बड़े इन्वेंशन के बारे में से एक इन्वेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो सबसे परफेक्ट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। उनका परिवार 17 सेंचुरी के जीनियस ओलाफ रूडबैंक का वंशज है। एक जवान लड़के के रूप में अल्फ्रेड को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था और खास करके एक्सप्लोसिव में इंटरेस्ट था। अपने पिता की तरह ही अल्फ्रेड को भी टेक्निकली के अंदर बहुत ही दिलचस्पी थी। उनके पिता ने कुछ इंजीनियरिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाए जिससे उनमें ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हुई। इसी तरह इंजीनियरिंग का प्रभाव अल्फ्रेड पर बचपन से ही था। एम्यूल ने अपने बेटे अल्फ्रेड को प्राइवेट टीचर के पास पढ़ाने के लिए भेजा। उनके चारों बेटों ने अच्छी पढ़ाई की। अल्फ्रेड स्कूल गए और केमिस्ट्री में और अलग अलग भाषाओं में अच्छे नंबर से पास हुए। वहाँ इंग्लिश, जर्मन, रशियन, स्वीड्स और फ्रांस में सबसे अच्छे थे। उन्होंने जनीन रिएक्शन के लिए पहचाने जाने वाले फेमस रशियन केमिस्ट निकोलाई जेनिन के पास भी पढ़ाई की। इसी तरह अल्फ्रेड के साथियों ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया। अल्फ्रेड ने 1850 में रशिया छोड़कर केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए पेरिस जाने का फैसला किया। इसमें अल्फ्रेड की मुलाकात अस्केनियो सेब्रेरियो से हुई, जो एक फेमस इटालियन केमिस्ट थे जिन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का इन्वेंशन किया था। सेब्रेरियो ने नाइट्रोजन ग्लिसरीन का इस्तेमाल करने के लिए सिफारिश नहीं की क्योंकि यह गर्मी और प्रेशर के कारण फट जाता था और इसका बिहेवियर भी अनप्रेडिक्टेबल था। अल्फ्रेड ने नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करने और इसे काबू में करने का तरीका खोजा। अल्फ्रेड एक क्यूरियस इंसान थे जो किसी भी प्रॉब्लम का हल खोजना जानते थे। एक्सप्लोसिव में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें नाइट्रोग्लिसरीन ने मार्केट में मदद की। ये एक अच्छा आइडिया था। बाद में अल्फ्रेड नोबेल यूनाइटेड स्टेट गए। इन्वेंटर जाने एरिक्सन के नीचे काम करने लगे। अल्फ्रेड 1852 में रशिया लौट आए और अपने पिता के साथ अपनी फैक्ट्री में 1853 में क्रिमियन जंग के लिए मिलिट्री के लिए इक्विपमेंट बनाए। जंग के बाद कंपनी दिवालिया हो गई क्योंकि वो इतने अच्छे स्टीम बोट नहीं बना पा रही थी। इसी तरह अल्फ्रेड के शुरुआती दौर में उतार चढ़ाव बना रहा। डायनामाइट का इन्वेंशन। अब अल्फ्रेड और उनके माता पिता स्वीडन लौट आए। अल्फ्रेड के भाई लुडविन और रॉबर्ट रशिया में ही रह गए ताकि उनके पारिवारिक बिजनेस में जो कुछ भी बचा हुआ है उसकी देखभाल की जा सके। अल्फ्रेड ने अपने पिता की प्रॉपर्टी में अपनी छोटी फैक्ट्री में एक्सप्लोसिव पे काम करना शुरू किया। उस दौरान माइंस में इस्तेमाल होने वाला इकलौता एक्सप्लोसिव पाउडर था। नाइट्रोग्लिसरीन एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव था लेकिन इसका इस्तेमाल करना सेफ नहीं था। हालांकि अल्फ्रेड ने एक फैक्ट्री की शुरुआत की जो नाइट्रोग्लिसरीन बनाता था। उन्होंने एक्सप्लोसिव को सेफ बनाने के लिए तरीके खोजने के लिए भी रिसर्च शुरू किया। 1863 में अल्फ्रेड द्वारा एक डेटोनेटर बनाया गया। यह एक लकड़ी का प्लग था जिसे नाइट्रोग्लिसरीन चार्ज में डाला गया था, जिसे एक मेटल के कंटेनर में डाल दिया गया था। उन्होंने 1865 में एक बेहतर डेटोनेटर बनाया जिसे ब्लास्टिंग कैप कहा जाता है। यह एक मेटल कैप था जिसमें मर्क्यूरी फ्लूमिनेट था और मीडियम गर्मी और झटका इसे एक्सप्लोड कर सकता था। ब्लास्टिंग कैप ने लोगों के इस्तेमाल के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करना आसान कर दिया, मगर नाइट्रोग्लिसरीन को इधर उधर ले जाना और स्टोर करना ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन ये लिक्विड इतना खतरनाक था जिसकी वजह से अल्फ्रेड की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ जिसमें उनके छोटे भाई एमिल की मौत हो गई और अपनी बॉटल कैप का इस्तेमाल किया। उन्होंने विंटर वीकेंड में नाइट्रोग्लिसरीन एक्टिव बोनागेट एबी नाम की कंपनी शुरू की। फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद यह एक सुनसान इलाके में काम करना चाहते थे लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से अभी भी एक्सीडेंट हो रहे थे। 1867 में अल्फ्रेड ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया। उसे इत्तेफाक से पता चला क्लेस गुहर नाइट्रोग्लिसरीन को सोख लेता है ताकि वो सूख जाए। कैच ग्लूअर छेददार मिट्टी होती है जिसमें सिलिका होता है।
और जो मिक्सर बनके तैयार हुआ वो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित था और इससे कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। उन्होंने सीमेंट कोयला भी आजमाया, लेकिन ये मिक्सचर काम नहीं आया। अल्फ्रेड ने अपने इन्वेंशन का नाम डायनामाइट रखा क्योंकि यह शब्द ग्रीक शब्द डायनामिस से आया है, जिसका मतलब है पावर आई। वह सबसे पहले नोबेल्स ब्लास्टिंग पाउडर कहना चाहते थे। यह बहुत काम में आया और नोबेल को अपने इन्वेंशन के लिए 1867 में ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट ने पेटेंट दे दिया। अब डायनामाइट का इस्तेमाल खुदाई, सुरंगों को नष्ट करने, रेलवे और सड़कों को बनाने के लिए किया जाने लगा। यह आमतौर पर कार्डबोर्ड सिलेंडर के रूप में बेचा जाता है। अपने इन्वेंशन के कारण अल्फ्रेड नोबेल दुनिया भर में मशहूर होने लगे। आज साउथ अफ्रीका और अमेरिका डायनामाइट को बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। डायनामाइट के इस्तेमाल के लिए दुनिया भर में लाइसेंस की ज़रूरत होती है। डायनामाइट का इवोल्यूशन पूरे यूरोप में अल्फ्रेड ने डायनामाइट बनाने वाले कारखानों का एक नेटवर्क बनाया। उन्होंने अपने सामान को भी बड़े तौर पर बेचा, लेकिन अल्फ्रेड भी डायनामाइट के बेहतर रूप की तलाश में थे। वह एक परफेक्शनिस्ट थे और वो चाहते थे कि वो अपना सामान सबसे बेहतर करे, जिसे सेफ एक्सप्लोसिव के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अब 1875 में ब्लास्टिंग जिलेटिन नाम का डायनामाइट, जो ज़्यादा मजबूत था, उसका इन्वेंशन किया गया। उन्होंने 1876 में ब्लास्टिंग जिलेटिन का पेटेंट लिया। एक बार फिर अल्फ्रेड ने एक्सपेरिमेंट में पाया नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेल्यूलोज को मिलाने से एक ठोस सामान बनता है। नाइट्रोसेल्यूलोज बहुत ज़्यादा धधकने वाला रोएदार कंपाउंड है। नतीजा ये था कि उससे बनने वाला प्लास्टिक मटेरियल बाकी डायनामाइट की तुलना में ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस और ज़्यादा मजबूत थे। इसे दुनिया भर में खुदाई के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिससे अल्फ्रेड को काफ़ी पैसा मिला, लेकिन इससे उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। 1887 में बैलिस्टाइट का इन्वेंशन किया गया। यह एक नाइट्रोग्लिसरीन पाउडर था जिससे धुआं नहीं निकलता था। इसी से कार्डाइड बनाया गया, जो धुआं न छोड़ने वाला एक बारूद था। हालांकि नोबेल के पास डायनामाइट और कई और एक्सप्लोसिव के लिए पेटेंट था, लेकिन उन्हें लगातार उन कॉम्पिटिटर्स के लिए परेशान होना पड़ता था जिन्होंने उनकी पेटेंट को चुरा लिया था। इस बीच में रशिया में अल्फ्रेड के भाइयों ने काबू के पास तेल के खेतों की खोज की और अमीर और खुशहाल बन गए। उन्होंने ब्रेनोनेल नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी खोली। कंपनी अजरबैजान में चलाई गई और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक कंपनी बन गई। अल्फ्रेड के इन्वेंशन और अपने भाई की कंपनियों की वजह से अल्फ्रेड नोबेल एक अमीर आदमी बन गए। उन्होंने अपने भाई की तेल कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया। डायनामाइट का इवोल्यूशन पूरे यूरोप स्वीडन के बेफोर्स में लोहे का एक कारखाना खरीदा, जिसे बेफोर्स आर्म कंपनी बनाने के लिए आगे बढ़ाया गया। नोबेल के नाम पर और भी कई इन्वेंशन थे, जिसमें आर्टिफिशियल रेशम और लेदर शामिल थे। अलग अलग देशों में अल्फ्रेड लगभग 350 पेटेंट पाने में कामयाब रहे। उन्होंने लगभग 90 कारखानों को बनाया जो हथियारों को बनाते थे। उन्हें उनके इन्वेंशन के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के रूप में मेंबर के रूप में चुना गया। अल्फ्रेड ने स्वीडिश में उपसिला यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का पद भी हासिल किया। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा बनाई गई कंपनियां, जो डायनामाइट बनाने वाली पहली कंपनी थी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इसे नोबेल डायनामाइट ट्रस्ट कंपनी कहा जाता है। उन्होंने स्वीडन में पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन एक्टोबोनागेट एबी को बनाया था। यह भी जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। अल्फ्रेड को कंपनी में 49.6% शेयर मिले और कैश पेमेंट भी मिली। अल्फ्रेड की दूसरी नाइट्रोग्लिसरीन कंपनी 1865 में बनाई गई थी। उन्होंने बाद में अपने शेयर बेचे और पेटेंट से पैसे भी कमाए। अल्फ्रेड ने 1865 में स्वीडन छोड़ दिया और कभी कभार यात्राओं के अलावा कभी वापस नहीं लौटे। जर्मनी में उन्होंने अधिकारियों से इजाज़त लेने के बाद क्रमल में एक कारखाना खोला। उनकी 2 स्वीडिश व्यापारियों ने मदद की। उन्होंने इन्हें काम करने के लिए एक जगह भी दी थी। जर्मन कंपनी में उनके पास 57% शेयर थे। अल्फ्रेड 1966 में अमेरिका गए। वो खास तौर पर अपने पेटेंट्स को बचाने के लिए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहाँ एक और नाइट्रोग्लिसरीन कंपनी खोली। उन्हें $10,000 कैश और 25% पेटेंट ट्रांसफ़र करने के मिले। एक कारखाना भी बनाया गया था जो 3 साल बाद एक्सप्लोसिव के कारण बर्बाद हो गया था। कंपनी ने आखिर प्रोडक्शन बंद कर दिया था। 1868 में नोबेल इंग्लैंड गए और कई जगह घूमे। उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपनी बनाई हुई चीज़ों को दिखाया। उन्होंने मीडिया को अपनी चीज़ों को
कॉमर्शियलाइज करने के लिए बुलाया। बातचीत 3 सालों तक चली और ब्रिटिश डायनामाइट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1871 में हुई। अल्फ्रेड के पास कंपनी के आधे शेयर थे। 1869 में नोबेल फ्रांस में पोल बार माकर एक शख्स से मिले। उसके बाद पुलिस में एक और कारखाना बनाया। अपने बाद के सालों में अल्फ्रेड ने स्वीडन में बोफोर्स कंपनी खरीद ली। सौदे के एक हिस्से में एक हवेली भी शामिल थी, जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ गर्मियों के दौरान करते थे। उनकी सभी कंपनियों से प्रॉफिट हो रहे थे। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में जर्मन कंपनियां ज़्यादा सफल हुई। फ्रांसीसी कंपनियों को फायदा कमाने में देर लगा। स्पेनिश कंपनी शुरू से ही सफल रही थी। उनकी कई कंपनियों को डायनामाइट बनाने वाली दूसरी कंपनियों से कड़ा सामना करना पड़ा। अल्फ्रेड नोबेल कभी भी डायनामाइट पर मार्केट में मोनोपोली यानी इकलौता आधार हासिल नहीं कर सके। उनकी मौत के 5 साल बाद पहला नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल म्यूजियम नाम का एक म्यूजियम स्वीडन में बनाया गया। उस म्यूजियम में अलग अलग एग्जीबिशन लगाए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा बनाई। कंक्लूजन, इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंशन किया था। आपने अल्फ्रेड नोबेल इंजीनियरिंग के और अपने निजी जीवन के दिलचस्पी के बारे में सुना। आपको उनके इन्वेंशन और अपने सभी पेटेंट्स के बारे में पता चला। इस वीडियो में सभी अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज के बारे में भी बताया गया। इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया जिसके नाम पर 350 पेटेंट है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो सीधे आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा।